नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की हालिया 2025 की चीन यात्रा पर। हमारे पास ना इस दौरे के रणनीतिक विश्लेषण से जुड़े कुछ अहम स्रोत हैं। जी हाँ। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस महत्वपूर्ण दौरे के पीछे जो तनाव का माहौल था, जो संदेश दिए गए और जो बड़े भू राजनीतिक मायने हैं उनको थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक और रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नई दिल्ली की तरफ से ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। तो जाहिर है ये दौरा एक मुश्किल समय में हुआ। 2020 की गलवान घाटी वाली घटना के बाद से सीमा पर तनाव तो बना ही हुआ है। एलएसी पर दोनों तरफ हजारों सैनिक तैनात हैं। क्या यही मुख्य पृष्ठभूमि थी? वो तो है ही, वो एक बड़ा कारण है। लेकिन बात सिर्फ देखिए सीमा तक ही सीमित नहीं है। चीन और रूस की जो बढ़ती नजदीकियां हैं, हाँ, वो भी एक फैक्टर है। और फिर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों को चीन का लगातार बचाना, और ये खासकर जून 2025 के पहलगाम हमले के बाद और ज़्यादा नज़र आया। तो ये सब मिलकर ना माहौल को और ज़्यादा पेचीदा बना देते हैं। और इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में डोभाल बीजिंग पहुंचे जी। और उन्होंने अपनी बात रखने के लिए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का मंच चुना। वहां उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए आतंकवाद पर दोहरे मापदंड छोड़ने की बात कही। ये इशारा तो साफ तौर पर चीन की तरफ ही था। हाँ, बिल्कुल साफ। देखिए चीन का रिकॉर्ड रहा है, वो अक्सर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे गुटों से जुड़े लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्तावों को रोकता आया है। हाँ, पाकिस्तान के कहने पर। बिल्कुल, खासकर पाकिस्तान के कहने पर। तो डोभाल का ये बयान बिना नाम लिए भी सीधे उसी तरफ इशारा कर रहा था। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात निकली। डोभाल ने एससीओ के अंदर ही आतंकवादी विरोधी नैरेटिव को, विचारों को एक लाइन में लाने के लिए एक संयुक्त सूचना अभियान, जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का प्रस्ताव रखा। ये सुनने में तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। है तो महत्वाकांक्षी। देखिए, ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद पर जो चर्चा है, जो नैरेटिव है, उसको सक्रिय रूप से गढ़ा जाए, खासकर उन मंचों पर जहां चीन भी मौजूद है। तो ये एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच है। बिल्कुल। अब ये कितना सफल होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एससीओ में बहुत अलग-अलग तरह के देश हैं। लेकिन ये भारत की बदलती हुई रणनीति का एक संकेत जरूर है। ठीक है। एससीओ बैठक के अलावा डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीधी द्विपक्षीय वार्तालाप भी हुई। सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि सीमा मुद्दे पर भारत का कड़ा रुख दोहराया गया। हाँ, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डोभाल ने सीमा उल्लंघन पर भारत की जो रेड लाइंस हैं, जो अटल स्थिति है, उसे बिल्कुल साफ किया। अच्छा। और एलएसी से सैनिकों की पूरी तरह वापसी में तेजी लाने की मांग भी की। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान जो आतंकवाद प्रायोजित करता है, उस पर चीन ज्यादा कड़ा एक्शन ले। और वांग यी की प्रतिक्रिया कैसी रही? क्या वो सिर्फ एक कूटनीतिक तरीके से हाँ में हाँ मिला रहे थे? देखिए, ऊपरी तौर पर तो सहमति जताई गई। जो मौजूदा बातचीत के मैकेनिज्म्स हैं, जैसे WMCC, हाँ, वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जी, और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत है, वो जारी रखने पर सहमति बनी। कुछ और छोटी लेकिन जमीनी स्तर पर अहम बातों पर भी चर्चा हुई, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना। तो ये दिखाता है कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हैं, भले ही तनाव हो। ये तो हुई द्विपक्षीय बातचीत, लेकिन इसका असली महत्व शायद तब समझ आता है जब हम इसे थोड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल तस्वीर में देखते हैं। भारत एससीओ और ब्रिक्स प्लस जैसे मंचों पर अपनी जगह कैसे बना रहा है, खासकर जब माहौल इतना जटिल है। बिल्कुल, यही तो संतुलन साधने की कला है। देखिए, रूस एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत के रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंध काफी मजबूत है। हाँ। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन रणनीतिक रूप से और करीब आ गए हैं। तो भारत इस मुश्किल स्थिति को बहुत सावधानी से संभाल रहा है। एक तरफ रूस से तेल खरीदना जारी रखना, हाँ, और दूसरी तरफ चीन के विस्तारवाद का विरोध करना, और साथ ही क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रिश्ते मजबूत करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक तरह से कह रहा है, ठीक है, हम इन मल्टीलैटरल मंचों पर आपके साथ काम करेंगे, लेकिन हमारी अपनी शर्तें होंगी, हमारे अपने हित सबसे ऊपर रहेंगे। बिल्कुल सही, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और ये यात्रा और इसमें डोभाल की भूमिका, ये कई बातें साफ करती हैं। क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं?
पहली तो ये कि भारत अब इन बहुपक्षीय मंचों पर सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि वो एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है, वो चर्चा का नेतृत्व करना चाहता है। दूसरी बात, अजीत डोभाल की भूमिका। वो अब सिर्फ आंतरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, वो भारत के एक प्रमुख रणनीतिक वार्ताकार के तौर पर उभर रहे हैं। और भारत चीन रिश्तों के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, रिश्ते ठंडे हैं, तनावपूर्ण हैं, लेकिन पूरी तरह से टूटे नहीं हैं। संवाद अभी भी हो रहा है, भले ही सामान्य स्थिति अभी बहुत दूर लगती हो। और आतंकवाद का मुद्दा? वो भारत के लिए हमेशा एक नॉन नेगोशिएबल मुद्दा रहेगा, मतलब इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और ये यात्रा ये भी दिखाती है कि आज की कूटनीति सिर्फ विदेश मंत्रियों या विदेश मंत्रालयों के जरिए नहीं होती। सही कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे जो उच्च स्तरीय भरोसेमंद लोग होते हैं, वो भी अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये थी अजीत डोभाल की हालिया चीन यात्रा पर हमारी एक गहन चर्चा और उसके अलग-अलग पहलुओं का विश्लेषण। हाँ, और जाते जाते शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच इस तरह की जो सीधी हाई लेवल बातचीत हो रही है, वो पारंपरिक डिप्लोमेटिक चैनल्स के काम करने के तरीके और उनके असर को धीरे धीरे बदल रही है? ये वाकई सोचने वाली बात है।